मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में मिशन यूपी बोर्ड के तहत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे किसी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है और प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन हम किस प्रकार से करते हैं। आज की डेरिवेशन यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेरिवेशन है वो 5 नंबर में पूछी जाती है। क्वेश्चन वो इस तरह से पूछते हैं, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन कीजिए। तो आज की इस डेरिवेशन को करने से पहले हमें 2-3 थ्योरम्स पता होनी चाहिए। देखिए, कोई भी डेरिवेशन होता है उसको करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, हम उनको फॉलो करते जाते हैं और जो हमारी डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आज के इस डेरिवेशन को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहिष्कोण प्रमेय, यानी बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। एक तो हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। दूसरी थ्योरम हमारी ये है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर हमें किसी त्रिभुज के 2 कोण दिए हों तो तीसरा कोण हम 180 में से घटा के निकाल सकते हैं। और एक थ्योरम और है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इसके साथ साथ जब भी अपवर्तन होता है तो स्नेल का नियम भी हम लगाएंगे। तो ये जो डेरिवेशन है वो 4 स्टेप्स में है। कितने स्टेप्स में? 4 स्टेप्स में। और हम इसमें एक कंडीशन का इस्तेमाल और करते हैं। तो आज की जो डेरिवेशन है वो हमारी 5 नंबर की है और 5 नंबर की जो डेरिवेशन होती है वो 12th फिजिक्स में ज़बरदस्त होती है। तो आज की डेरिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और हम इसको बेहतरीन, दमदार, एकदम ज़बरदस्त तरीके से इसको समझने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस लेक्चर में किसी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है और उसके अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन हम किस प्रकार से करते हैं। देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, उसके बाद आप इस भाषा को लिखेंगे। तो देखिए, हमने क्या माना है कि हमारा कोई एक ABC कांच का बना एक कोई प्रिज्म है। प्रिज्म हमारा मोस्टली कांच के बने होते हैं। तो जो प्रिज्म है वो हमारा कांच का बना हुआ है, यानी ये किसका बना है? कांच का। अब आप ये देखिए, ये प्रिज्म कांच का बना है तो इधर ये जैसे वायु में रखा है तो इधर माध्यम क्या हो जाएगा? हमारा वायु, और इधर भी माध्यम हो जाएगा हमारा वायु। ठीक है, जैसे प्रिज्म यहाँ पर रखा हुआ है तो इसके इधर भी हवा है, इधर भी हवा है। अब अगर हम इन दोनों को देखें, वायु और कांच को, तो वायु मेरा हो जाएगा विरल माध्यम। वायु और कांच की तुलना करें तो वायु का घनत्व कम है तो वायु हो जाएगा हमारा विरल माध्यम, और जो कांच है, कांच वो हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। ठीक है, कांच और वायु को फिर देखें तो वायु इधर हो जाएगा हमारा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। सघन विरल क्या होता है? जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो हमारा डेंसर यानी सघन माध्यम होता है और जिसका घनत्व कम होता है वो हमारा विरल माध्यम। तो देखिए, हमने क्या माना है कि हमारा कोई ABC कोई कांच का एक प्रिज्म है। अब देखना, जो हमारा पृष्ठ AB है, ये पृष्ठ AB है, इस पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब हम इसलिए खींचते हैं, जब भी हम अपवर्तन पढ़ते हैं, चाहे डेरिवेशन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो अपवर्तन का, तो हमें एक अभिलंब की आवश्यकता पड़ती है, नॉर्मल की। अभिलंब हमें यह बताता है कि प्रकाश कण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? वो तय करता है अपवर्तन। अगर प्रकाश किरण कोई विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और इसका उल्टा अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो हमने क्या किया, जो हमारा पृष्ठ AB है इसके लंबवत एक रेखा, काल्पनिक रेखा, लंबवत रेखा, इसको हम अवलंब कहते हैं। तो हमने क्या किया, पृष्ठ AB के लंबवत, ये पृष्ठ AB है, इसके लंबवत एक अभिलंब खींचा। और अभिलंब इसलिए खींचते हैं ताकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश कण जाती है तो वो किधर मुड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमें एक अभिलंब की आवश्यकता पड़ती है। तो इस अभिलंब का हमने नाम रख दिया M। तो हमारा जो M अभिलंब है वो पृष्ठ AB पर है, इसके लंबवत है, तो ये नॉर्मल हो गया। अब कोई प्रकाश किरण है, ये देखें, ये कोई प्रकाश किरण है जो जा रही है वायु से कांच में। कहाँ से जा रही है? वायु से कांच में। अब देखिए, इधर माध्यम वायु है और प्रिज्म हमारा कांच का बना है। अगर पूरे में वायु होती, अगर ये कांच ना होता, पूरे में वायु होती, तो प्रकाश किरण इस सीधे रास्ते पर जाती, यानी उसका जो रास्ता था वो ये था। अब समस्या ये है कि आगे वायु नहीं है, आगे क्या हमारा कांच है। अब आगे कांच है, वायु और कांच को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम पाएंगे जो वायु है वो हमारा विरल माध्यम है, कांच है हमारा सघन माध्यम। अब हमने अपवर्तन पढ़ा है, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। किधर झुकती है? अभिलंब की ओर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, कांच में जो अभिलंब है वो ये है, वो नीचे की ओर है। देखिए, अभिलंब यही तो है,
तो जो प्रकाश कण जो सीधी जानी थी, अगर पूरे में वाई होता तो वो सीधी जाती, लेकिन इस रास्ते पर नहीं जाएगी, वो झुकेगी अभिलंब की ओर। देख सकते हैं ये जो अभिलंब है प्रिज्म में वो इधर नीचे की ओर है, तो प्रकाश कण अपने इस मूल रास्ते पर न जाकर अभिलंब की ओर, मतलब इससे थोड़ा नीचे झुक जाएगी। ये अभिलंब है तो इसकी ओर ऐसी झुक जाएगी, ठीक है, यानी वो ऐसी झुक गई है। अब ऐसी झुक तो गई है, लेकिन अब फिर समस्या है। समस्या ये है कि यह कांच है और आगे वायु है। अब कांच से वायु में जब जाएगी तो फिर यहाँ माध्यम बदलेगा। जब भी माध्यम बदलता है तो फिर वहां पर हम एक अभिलंब बनाते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारा पृष्ठ AC है इस पर एक अभिलंब और खींच लिया। तो देखिए जो हमारा पृष्ठ AC है इस पर मैंने एक अभिलंब खींच दिया। ये अभिलंब ही हमें बताएगा कि प्रकाश कण किधर जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर जाएगी। तो इस अभिलंब को नाम दे दिया मैंने N। तो जो N अभिलंब है वो हमारा पृष्ठ AC पर है। देखिए अभी प्रकाश कण पार नहीं गई है। अगर कांच होता पूरे में तो प्रकाश कण सीधी जाती, तो प्रकाश कण का जाने का रास्ता इधर होता। अगर पूरे में कांच होता तो प्रकाश कण सीधी जाती। अब कांच से किस में जाएगी, वायु में। कांच से आगे वायु तो है, तो जब प्रकाश कण, कांच सघन है वायु विरल, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। देखिए वो जा रही थी इधर, अब इसका वायु में जो अभिलंब है वो ऊपर की ओर है, तो ऊपर नहीं जाएगी। अभिलंब से दूर मतलब यहाँ तो वो जा रही थी, लेकिन अभिलंब से दूर मतलब नीचे झुक जाएगी। ध्यान दें, वो अपने मूल रास्ते पर न जाकर, ये अभिलंब में, अभिलंब ऊपर तो अभिलंब से दूर, यानी यहां से सीधी न जाकर वो अभिलंब से ऐसी दूर हट गई। देख सकते हैं आप, ये जब सघन से विरल में गई है तो अपने मूल रास्ते पर न जाकर अभिलंब से दूर मतलब नीचे झुक गई है। ये हो गया हमारा किसी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश कण इधर से चली थी, इधर निकली, फिर इधर। प्रिज्म क्या करता है, किसी भी प्रकाश कण को आधार की ओर मोड़ता है। तो प्रिज्म में क्या होता है, जो ये होता है इसको हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। और प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण को हम दर्शाते हैं कैपिटल A से। प्रिज्म कोण के सामने वाली, इस कोण के सामने वाला भुजा है जो BC, इसे कहते हैं प्रिज्म का आधार। तो देखिए जो प्रकाश कण ऐसी जा रही थी वो प्रिज्म से निकलने के बाद किधर मोड़ गई है, आधार की ओर। ठीक है, यहाँ पर हमने ये देखा कि प्रकाश किरण प्रिज्म में किस प्रकार परावर्तित होती बाहर निकलती है। अब बात करते हैं कोण की। तो प्रिज्म में एक तो कोण ये हो गया जिसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, वो मेरा ये हो गया। ध्यान दें, ये हमारी आपतित किरण है, इसका मैं नाम दिए दे रहा हूँ PQ। तो P से Q तक ये हो गई हमारी आपतित किरण। अब देखिए Q से लेकर R तक यहाँ पर अपवर्तन हुआ है, तो QR हो गई हमारी अपवर्तित किरण, जो मुड़ी है यानी अपवर्तन हुआ है, तो QR हो गई हमारी अपवर्तित किरण। और देखिए RS, इसका नाम दे दिया RS। तो RS अपवर्तन यहाँ भी हुआ है, लेकिन ये किरण बाहर निकली है, तो RS किरण को हम कहते हैं निर्गत किरण। किरणें यहाँ पर 3 हो गई हैं। PQ है हमारी आपतित किरण, जो किरण किसी तल पर गिरती है, किसी पृष्ठ पर, उन्हें हम आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण में अपवर्तन हो गया यानी मुड़ गई है, तो Q से लेकर R तक ये अपवर्तित किरण है, और R से लेकर S तक ये भी अपवर्तित किरण है, लेकिन ये किरण बाहर निकली है, तो इसको हम निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत किरण। तो PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, RS निर्गत किरण। अब बात कर लेते हैं कोणों की। तो देखिए ये आपतित किरण है, ये अविलंब है। तो अपवर्तन में हमने पढ़ा है आपतित किरण का अविलंब के साथ, ये अविलंब है, आपतित किरण का अविलंब के साथ जो कोण होता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को दर्शाते हैं I से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये I हो गया। और ध्यान रखना, निर्गत किरण ये है और ये अविलंब है। तो निर्गत किरण का अविलंब के साथ जो कोण होता है, निर्गत किरण का अविलंब के साथ जो कोण होता है उसे हम निर्गत कोण कहते हैं, और निर्गत कोण को दर्शाते हैं E से, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपतित किरण के साथ जो आपतन कोण का मान होता है वही निर्गत कोण का मान होता है। यानी जिस एंगल पर कोई प्रकाश कण आपतित होती है उसी एंगल पर निकलती भी है। यहाँ पर ये कंडीशन है ध्यान देने वाली कि आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण अगर हमारा I है तो निर्गत कोण E बराबर किसके होगा, हमारा I के। यानी आपतन कोण I और निर्गत कोण E आपस में बराबर होते हैं। अब जितना कोण I होगा उतना ही कोण E होगा, यानी E बराबर I होगा। तो हम अपनी इस केस में E की जगह I इस्तेमाल करेंगे। क्यों, आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये तो बात हुई आपतन कोण की। अब हमने पढ़ा है अविलंब के साथ अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को दर्शाते हैं R से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको नोट करते हैं स्मॉल r से। अब देखिए QR है हमारी अपवर्तित किरण, QR है अपवर्तित किरण, और यहाँ पर अविलंब एक नहीं है, 2 है। एक अविलंब है हमारा M, मैं इसको नाम दे रहा हूँ O। तो एक अविलंब हो गया हमारा MO, देख सकते, और एक अविलंब हो गया NO।
अब यहाँ पर दो अभिलंब में तो दो अपवर्तन कोण बनेंगे, वो ये देखिए, ये अभिलंब MO है और अपवर्तित किरण है QR। तो अभिलंब MO का अपवर्तित किरण QR के साथ जो कोण बनेगा उस कोण को नाम दिया हमने R1। दो है तो इस कोण को नाम दे दिया R1। क्या नाम दे दिया? R1। देखिए यहाँ पर, और ये जो हमारा अभिलंब NO है और QR जो अपवर्तित किरण है इसके साथ जो कोण बन रहा है उसे हमने नाम दे दिया अपवर्तन कोण R2। देखिए अपवर्तन कोण को हम लोग R से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर दो बन रहे हैं तो ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2। अपवर्तन कोण कहाँ बनता है? अपवर्तन कोण बनता है अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण। अब अपवर्तित किरण हमारी QR और अभिलंब है MO, तो ये कोण हो गया R1, और अपवर्तित किरण हमारी QR, एक अभिलंब और है NO, तो हमारा ये कोण हो गया R2। तो दो है इसलिए हमने इसको नाम दिया R1 R2। ये तो बात हुई हमारी इस अपवर्तन कोण की। एक कोण और है आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, जैसे कि मैंने इसको बढ़ाया है, और निर्गत किरण RS है, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर। तो ये जो निर्गत किरण है इसको हमने पीछे बढ़ाया, देखना, आपतित किरण को तो आगे बढ़ाया है, निर्गत किरण को पीछे। इस किरण को जब हम पीछे बढ़ाएंगे यहाँ पर इस तरह से, इसको पीछे जैसे ही बढ़ाया है, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया है, तो यहाँ जो कोण बनना है आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं निर्गत कोण, और निर्गत कोण को दर्शाते हैं डेल्टा से, स्मॉल डेल्टा से। ये डेल्टा का साइन है, तो निर्गत कोण हो गया हमारा डेल्टा। क्या हो गया? डेल्टा। तो मैं इस बिंदु का नाम रख दे रहा हूँ T, और इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने U। यहाँ जो पॉइंट है यहाँ ये वाला, इसको नाम रख दिया U, इसको नाम रख दिया T। अब देखिए निर्गत कोण कौन सा? निर्गत कोण है हमारा UTS, इस पूरी लाइन के बीच में निर्गत कोण कहाँ बनता है? एक नंबर में पूछा भी जाता है कि विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं? तो देखिए आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं, और विचलन कोण को दर्शाते हैं डेल्टा से। किस दर्शाते हैं? डेल्टा से, स्मॉल डेल्टा है। तो देखिए ये इसका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने इसमें सबसे पहले लिखा है, देखिए, माना ABC हमारा कोई एक प्रिज्म है, ये कांच का बना है, इस पर कोई PQ किरण आपतित होती है जो QR के रूप में अपवर्तित होकर RS के रूप में निर्गत हो जाती है, ठीक है। बाकी कोणों को हमने लिख दिया शेष चित्र में प्रदर्शित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है विचलन कोण, एक नंबर में पूछा भी जाता है विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को दर्शाते हैं डेल्टा से, वो डेफिनेशन हमने पहले ही लिख रखी है, ठीक है। अब देखना एक चीज और, यहाँ पर हमें इस कोण की जरूरत पड़ेगी, वो कोण है हमारा ये। देखें, हम जानते हैं अगर दो रेखाएं आमने सामने इस तरह से काटती हैं तो शीर्ष और कोण बराबर होते हैं। देखिए ये कोण I है, तो ये पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कोण I होगा। देखिए ये कोण I है तो पूरा कोण I होगा। I में से इतना कोण R1 है, इतना कोण R1 है, तो इतना कोण कितना बचेगा? तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर I में से R1 को घटा दीजिए तो हमें ये कोण मिल जाएगा। यहाँ पर हम ये वाला कोण निकालना चाह रहे हैं, ये वाला। तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखिए ये हमने प्रूफ में लगा दी, शीर्ष में कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण यानी कोण I जो होगा, देखिए ये जो लाइन जा रही है MO और ये वाली UTP, ये वाली ये तो एक दूसरे क्रॉस कर रही है इस तरह से, तो ये कोण I है तो पूरा कोण I होगा। अब I में से ये कोण R1 है तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा I माइनस R1, यानी हम क्या करेंगे, अगर I में से R1 को घटा दें तो ये कोण मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पर ऐसे ये देखिए ये वाला कोण कितना हमारा I, ये वाला कोण कितना I, तो पूरा कोण कितना होगा I, इतना कोण कितना होगा I। देखिए आप, ये कोण I है तो ये भी कोण I होगा। I में से इतना कोण R2 है तो ये वाला कोण कितना बचेगा? ये वाला इतना, तो इतना कोण बचेगा। सर आप कहेंगे कि I में से पूरे में से इतना घटा दो, तो पूरा कोण हमारा I, तो I में से ये घटाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा I माइनस R2। क्या हो जाएगा? I माइनस R2। डायग्राम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ध्यान दें, ये वाला कोण कितना हो गया हमारा I माइनस R1, ये वाला कोण कितना हमारा I माइनस R2, ये बाहर वाला कोण कितना हमारा डेल्टा, ये वाला कोण कितना R1, ये वाला कोण कितना R2, ठीक है। डायग्राम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें 3 प्रमेय लगाते हैं और एक स्नेल का नियम और एक कंडीशन, उसके साथ हम इसके अपवर्तनांक के सूत्र को निकाल देंगे, ठीक है। डायग्राम उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस त्रिभुज की। किस त्रिभुज की? त्रिभुज UQR त्रिभुज। यहाँ से देख सकते हैं ये त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ पे TQR, इसको ले रहा हूँ मैं त्रिभुज
टी क्यू आर में, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज टी क्यू आर में। मैं इसको बाहर ही खींच लूंगा। देखिए इसको यहां से कर रहे हैं, त्रिभुज इसकी बात हो रही है टी क्यू आर में, त्रिभुज टी क्यू आर में। तो देखिए टी क्यू आर कहां पर, ये है मेरा टी क्यू आर। मैं इसको बाहर बना रहा हूं, इधर देखिए, इधर इस तरह से बना हुआ। ये पॉइंट है हमारा टी, ठीक, ये पॉइंट है क्यू, ठीक, ये वाला पॉइंट है आर। कोण देख लीजिए अब, ये जो टी के साथ इधर बाहर कोण बन रहा है ये हमारा डेल्टा, ये वाला कोण है डेल्टा। ये जो कोण बन रहा है वो है हमारा आई माइनस आर वन। ये कोण कितना है, आई माइनस आर वन। और ये जो कोण बन रहा है वो है हमारा आई माइनस आर टू बनना। देखिए हमने इस त्रिभुज की बात की, त्रिभुज टी क्यू आर, तो मैंने इसको बाहर ही निकाल लिया है, वही है। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा डेल्टा बहिष कोण। बहिष कोण क्या होता है, त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें आप, तो जो बाहर कोण बनता है उसे हम कहते हैं बहिष कोण, एक्सटीरियर एंगल। किसी त्रिभुज का बहिष कोण जो होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये थ्योरम है, प्रमेय है। तो डेल्टा यहाँ पर बहिष कोण हो गया, तो डेल्टा का जो मान होगा वो इन दोनों को योग के बराबर होगा। दूर वाले, इसके पास वाले का नहीं, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय है, किसी त्रिभुज का जो बहिष कोण है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ से हम डेल्टा का मान लिखें तो लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा आई माइनस आर वन प्लस आई माइनस आर टू, दोनों के योग के। तो आई माइनस आर वन प्लस आई माइनस आर टू। अब देखिए आई और आई जुड़ जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा आई आई से जुड़ के बन गया 2i, कितना हो गया 2i। देखिए यहाँ पर माइनस आर वन माइनस आर टू है, तो इन दोनों में से हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा हमारा आर वन प्लस आर टू। क्या बचेगा, आर वन प्लस आर टू। और इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 1। हमने इस त्रिभुज को लिया था पहले टी क्यू आर, इसमें लगा दी बहिष कोण प्रमेय। तो बहिष कोण प्रमेय से डेल्टा जो बहिष कोण है उसका मान हमारा आ गया 2i माइनस आर वन प्लस आर टू, समीकरण नंबर हमने इसको 1 डाल दिया। अब हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं, देखते रहना, त्रिभुज क्यू ओ आर में, त्रिभुज क्यू ओ आर यानी इसकी बात हो रही है। मैं इसको बाहर ही खींच लूंगा, त्रिभुज क्यू ओ आर में। तो कहाँ पर है क्यू ओ आर, ये है, मैं इसको बाहर ही निकाल ले रहा हूँ। आप उसमें भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, बाहर ना निकालें तब भी काम चलेगा, लेकिन निकाल लेते हैं तो और अच्छी बात है। ये पॉइंट है हमारा Q और ये वाला पॉइंट है R, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है O। देखिए Q, ये वाला जो कोण है वो है हमारा R1, कितना है R1। ये वाला जो कोण है वो है हमारा R2। तो अगर हमें ये कोण पता करना है तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। आप कहेंगे सर ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 अंश के होते हैं। अगर हमें ये कोण चाहिए तो हम 180 अंश में से इन दोनों को जोड़ के घटा दें, क्यों टोटल तो 180 होते हैं ना। तो अगर हमें तीसरा कोण पता करना हो किसी त्रिभुज का, तो दो कोण पता हो तो हम क्या करते हैं, 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो तीसरा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, तीनों का योग तो 180 ही होना है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 होता है। तो अगर हमें ये कोण हमारा R1 है, ये R2 है, ये कोण पता करना है तो हम बड़ी आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो लिखा जा सकता है कोण कौन सा, QOR, यानी इसकी बात हो रही कोण QOR की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 180 में से घटा के किसको, R1 प्लस R2 को जोड़ के। तो R1 प्लस R2 अगर हम कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा हमारा QOR कितना, ये वाला कोण कितना है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 180 अंश माइनस R1 प्लस R2। हमने इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने इस त्रिभुज को लिया, फिर इसको लिया। अब हम लेंगे चतुर्भुज को। कौन से चतुर्भुज को, इस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज AQOR में, इस पूरे की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज AQOR में। मैं इसको बाहर निकाल लूंगा, चलिए निकाल रहे हैं। चतुर्भुज, ध्यान देना, चतुर्भुज कौन सा, AQOR में, चतुर्भुज AQOR में। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने इसको बाहर ही निकाल ले रहा हूं। चतुर्भुज है इस तरह का, ठीक है, बड़ा ध्यान से देखें। ये पॉइंट है हमारा A, तो मैंने लिखा A। ये पॉइंट है हमारा Q, मैंने लिखा Q। ये पॉइंट है हमारा O, मैंने लिखा O।
ये वाला पॉइंट है हमारा आर, हमने लिखा आर। देखिए कोण ए के साथ ये कोण जो है इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण या अपर्तक कोण, और ये फिक्स है, इसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। तो इसके साथ जो कोण है वो तो हमारा ए है, तो मैंने इसको ए लिखा। कोण ये कितना, ए क्यू ओ, ये कोण क्यू कितना है वो देखिए आप, क्यू ये कोण कितना होगा, ए क्यू ओ की अगर बात करें तो ये कोण देखो हमारा जो एम ओ है वो अभिलंब है, एम ओ क्या अभिलंब, और अभिलंब का मतलब है कोण कितना होगा, पूरा 90 अंश का होगा। अभिलंब का मतलब ही होता है नॉर्मल, लंबवत रेखा को तो अभिलंब कहते हैं। तो देखें एम ओ अभिलंब है, यानी एम ओ अभिलंब है, तो क्यू ओ जो लाइन है वो सी पे तो आ रही है, अभिलंब भी तो है, तो यानी ये अभिलंब, यानी ए क्यू ओ ये पूरा कोण ये अभिलंब होने की वजह से ये वाला कोण कितना हो गया हमारा 90 अंश। देख सकते हैं आप, ये अभिलंब है, तो यानी ए क्यू ओ, यानी इस कोण की बात करें, इस कोण की, तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री पर, ये तो देख सकते हैं आप 90 है। ये एम ओ हमारा अभिलंब है, और इसी कोण की बात के इसकी ए क्यू ओ इस कोण की बात करें तो ये लाइन इसी पे तो आ रही है अभिलंब पर, तो अभिलंब पर कोण कितना बनता है 90 अंश का, तो ये कोण 90 अंश हो गया। अब देखो ये वाला कोण ओ, तो ये वाला मैं निकाल चुका हूँ क्यू ओ, यानी यही वाला कोण है ओ, कोण ओ का मान कितना हमारा 180 अंश माइनस R1 प्लस R2, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कोण ओ, इसी की तो बात हो रही है क्यू ओ, ये वाला ही तो कोण है, ये देखो क्यू ओ आर, ये कोण इसमें भी तो है, तो यानी इसकी जो बात है वो हम यहाँ से निकाल चुके हैं। तो यानी इस ओ का मान कितना है हमारा 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखिए कोण आर कितना होगा, देखिए कोण आर भी 90 होगा, ये एन ओ है हमारा अभिलंब, और देखिए ये जो लाइन है कोण ए आर ओ, इस पूरे की बात करें तो 90 है, 90 क्यों होगा, देखिए ये हमारी लाइन हमारी अभिलंब है, और अभिलंब कितने अंश का कोण बनाता है 90 अंश का, अभिलंब होता ही लंबवत है, तो यानी इसके साथ ये वाला जो कोण है वो भी हमारा कितना है 90 अंश। अब हम चतुर्भुज, पूरा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए, ये कोण है ए, ये है 90, ये है 90, ये है हमारा 180 अंश माइनस R1 प्लस R2, इसको हम पहले यहाँ निकाल चुके हैं, वही कोण है ये। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो हम उसी प्रॉपर्टी को लगाएंगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोण 360 होते हैं तो हम चारों को जोड़ेंगे। पहला कोण कितना हमारा ए, कोण ए, इसका मान कितना ए, ठीक, प्लस ये कोण कितना हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, प्लस ये कोण कितना, ये वाला ये है हमारा 180 माइनस R1 प्लस R2, ये कोण कितना है प्लस 90, चारों जोड़ लिए, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों कोणों का योग, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कट रहा है, क्या कट रहा है 90 90 180 और 180 360 हो गए, आप बड़े आराम से जोड़ सकते हैं 90 90 180 और 180 360, तो 360 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। क्यों कट गया, देखो इधर भी 360 इधर भी 360, कट जाएगा वो तो 90 90 180 और 180 360, 360 से 360 काट दिए हमने। यहाँ पर कितना बचा, देखिए मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ बचा हमारा ए, ठीक, देखिए यहाँ बचा हमारा माइनस R1 प्लस R2, यहाँ बचा हमारा माइनस R1 प्लस R2, और बराबर इधर कितना बचा होगा हमारा 0, तो यहाँ लिखा मैंने 0। R1 प्लस R2 इधर माइनस का, उधर पक्षांतर कर दो तो प्लस का हो जाएगा, यानी ए जो इक्वल टू यहाँ पर हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2, क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2 आ गया। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 3, क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 3। अब देखना इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ हम एक कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन ये लगाते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में, इसको हम कहते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में, जब विचलन हमारा कम होगा, जब डेल्टा का मान कम होगा, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में क्या होगा R1 R2 इन दोनों के मान लगभग बराबर होंगे, जब लगभग बराबर होंगे तो हम इनको R लिख सकते हैं, ठीक है। अल्पतम विचलन का मतलब है ये जो विचलन कोण है इसका मान बहुत कम हो, जब विचलन कोण का मान बहुत कम होगा तो उस केस में R1 R2 इनके मान लगभग बराबर होंगे, बराबर होने का मतलब है फिर हम R1 R2 को ओनली R लिख सकते हैं, और यहाँ पर I1 और I2 अगर मान्य होते तो I1 I2 को ओनली I लिख सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर ये लगा लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में, विचलन मतलब अगर विचलन कोण का डेल्टा का मान जितना कम होगा, डेल्टा का मान जितना आप कम करते जाएंगे उस केस में क्या होगा R1 और R2 इन दोनों के मान लगभग बराबर होंगे, जब बराबर होंगे तो हम R1 R2 के बजाय इनको ओनली R लिख सकते हैं, और जो विचलन कोण है डेल्टा, डेल्टा को हम लिख सकते हैं डेल्टा M, M फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर देखो मैंने इसी कंडीशन को लगाया है, इसको कहते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में, इसको हम अल्पतम भी कहते हैं, न्यूनतम या इसी को हम अल्पतम कहते हैं, ठीक है।
न्यूनतम या अल्पतम विचलन की स्थिति में, मतलब जब विचलन कोण बहुत कम होगा तो उस केस में R1 और R2 दोनों के मान बराबर होंगे, और I1 I2 यहाँ पर होता तो उसके मान भी बराबर हो जाते। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, सुनिए, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। वो ये है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा को हम डेल्टा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा एम। एम फॉर मिनिमम, एम फॉर मिनिमम, मिनिमम को कहते हैं न्यूनतम। डेल्टा को लेंगे डेल्टा एम, और उस केस में R1 और R2 इन दोनों के मान बराबर होंगे। यानी जब डेल्टा का मान बहुत कम होगा तो उस केस में जो अपवर्तन कोण है R1 R2 इन दोनों के मान बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो उसको हम 1 और 2 के बजाय ओनली लिख सकते हैं R। क्या लिख सकते हैं? R। तब देखिए क्या होगा, तब आप समीकरण 1 से आ जाएगा। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1, अब सारा ध्यान हमारा यहाँ होना चाहिए। समीकरण 1 ये हमारा, डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एम, तो डेल्टा नहीं रहा, अब हमारा हो गया डेल्टा एम, यानी न्यूनतम विचलन कोण बन गया ये 2i, यहाँ तो 2i माइनस ब्रैकेट, यहाँ देखिए लिखा है R1 प्लस R2, और R1 R2 को हम R1 R2 ने लिखकर ओनली क्या लिख सकते हैं? R। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा R प्लस R, तो यहाँ लिखा हमने R प्लस R, R कितना हो गया हमारा 2R, तो डेल्टा एम इक्वल टू हो गया हमारा 2i माइनस, देखिए 2i माइनस R कितना हो गया 2R हो गया। अब देखो इसको हम 2R को क्या ले सकते हैं? 2R को देखिए, इससे पहले आप ये कंडीशन और लगा लें, इसके बाद समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2 से और देख लें आप, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारा? देखिए समीकरण 2 है हमारा A बराबर, समीकरण 2 क्या हमारा? A इक्वल टू, समीकरण 2 हमारा लिखा है A बराबर R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2, R1 को हम लोग क्या ले सकते हैं? R, और R2 को ले सकते हैं R। देखिए R1 R2 किसका हुआ हमारा? R के, तो R1 R2 को हम लोग ले सकते हैं R, तो समीकरण 2 से हो जाएगा R प्लस R। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या? A बराबर R कितना हो गया 2R, A का मान कितना हो गया 2R, A बराबर कितना हो गया 2R। यहाँ से अगर हम R का मान निकालें तो R का मान हमारा आ जाएगा A/2 आ जाएगा। अब देखिए 2R बराबर A है, 2R बराबर क्या हमारा A, तो इस 2R की जगह हम लोग A ले सकते हैं, तो डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस देखिए 2R की जगह क्या आ जाएगा हमारा? ओनली A, 2R की जगह क्या आ जाएगा हमारा? A। इसके बाद देखिए आप इधर आ जाना, इसके बाद आप इधर आ जाना, ठीक है, इस कंडीशन के बाद आप इधर आ जाना, ठीक है। आप इसको पहले निकाल सकते हैं, फिर आप यहाँ से लगा सकते हैं, कि दोनों बराबर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा डेल्टा एम इक्वल टू आ गया 2i माइनस A, तो A को आप इधर ले आओ। देखिए मैं इस लाइन को दोबारा लिख ले रहा हूँ, हमारा लिखा है डेल्टा एम इक्वल टू कितना? 2i माइनस A, तो यहाँ लिखा हमने 2i माइनस A, मैंने इसी लाइन को रिपीट कर दिया है यहाँ पे। अब देखो A को आप इधर ले आएंगे तो इधर आके प्लस का हो जाएगा A प्लस डेल्टा एम इक्वल टू 2i, हमें i का मान चाहिए तो 2 गुणा में भाग में आ जाएगा, यानी i इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, i का मान ये आ गया। अब देखिए i का मान ये है, i का मान ये हमारा, और r का मान हमने यहाँ पे पहले ही निकाल लिया है, और r इक्वल टू हमारा कितना है? A अपॉन 2। अब i हमारे पास है, r हमारे पास है, इस केस में हमें आपतन कोण अपवर्तन कोण के मान ही निकालने होते हैं। और अब हम लगाएंगे लास्ट में स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, और उसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए आंसर है बस स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो देखिए स्नेल का नियम क्या कहता है हमारा? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण होता है I, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण I होता है, अपवर्तन कोण R होता है, किया ज्या का अनुपात नियतांक होता है, और उसी नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए n इक्वल टू साइन, I का मान हम लोग निकाल लिए कितना है? A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, तो यहाँ लगा देंगे, R का मान हमारा A अपॉन 2, तो यहाँ लगा देंगे, बस आंसर है। तो n इक्वल टू साइन I की जगह I का मान कितना? A प्लस डेल्टा एम बट्टे 2 और बट्टे साइन R, देख सकते हैं R का मान कितना हमारा? A/2, तो R का मान लगा दिया हमने A/2। तो देखिए ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र n इक्वल टू होता है साइन A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और साइन A अपॉन 2। A यहाँ पर प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है, डेल्टा एम है न्यूनतम विचलन कोण, और A प्रिज्म कोण है, n अपवर्तनांक है।
देखिए मैंने बड़ी आसानी से एक एक पॉइंट आपको एक एक कंडीशन क्लियर कर दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और हाँ, ऐसे ही ज़बरदस्त डेरिवेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आज की लेक्चर कैसी रही इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं।